हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी हम लास्ट एक एनर्जी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस एनर्जी का और इस टर्म का बहुत यूज़ हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं। तो हम इस टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे हम उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ और हम क्या इसका इंपॉर्टेंस है हम इसको भी कवर करेंगे। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम जो टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज हम न्यूक्लियर एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है तो हमें सबसे पहले वर्ड जो समझना पड़ेगा वो क्या समझना पड़ेगा, न्यूक्लियर क्या होता है या न्यूक्लियर ही एनर्जी क्यों बोलते हैं, हम इसको न्यूक्लियर ही क्यों बोल रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी एटम है, देखिए एटम क्या होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल और एलिमेंट कोई भी मैटर में। मान लीजिए ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में जो एटम होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको हम डिवाइड, इनडिविजिबल, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको क्या बोलेंगे, एटम। और ये एटम क्या होगा, सब में प्रेजेंट होगा, जो भी जितने भी मैटर हैं उसमें क्या होगा, एटम होगा। अब देखिए पहले ये माना जाता था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, पर एटम में भी क्या होते हैं, सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हम इसको डीप में नहीं जाएंगे, हम इसको समझने के लिए हम क्या हम इसमें इंपॉर्टेंट है एटम का। तो देखिए अब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो देखिए हर एक एटम में एक स्मॉल रीजन होता है जो डेंस होता है, जहां पर यह माना जाता है कि एक एटम का मास होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, या हम इसको बोल सकते हैं कोर। कोई भी एटम का जो कोर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है, कोर ऑफ एन एटम, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे जो मास जो है कंसंट्रेट होता है, और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन आपको पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका न्यूट्रॉन क्या है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं होता है। इसका मास न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। हम डीप में नहीं जाएंगे, अब हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियस में क्या है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की जो बात कर रहे हैं वो किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और ये कोर ऑफ एटम होता है। तो जो एनर्जी हमें, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, वी आर लुकिंग एट न्यूक्लियस ऑफ एनी सब्सटेंस, इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी वैसी एनर्जी है जो हम एनर्जी ऑब्टेन्ड करते हैं कोई भी न्यूक्लियस, किसके, एटम के न्यूक्लियस से, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। और हम बोल सकते हैं ऐसी एनर्जी जो कोर ऑफ एटम में प्रेजेंट हो, हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए भी तो हम बोल देंगे ये एटम में है, पर न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलेगी कैसे, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को जानने के लिए हम दो वे हैं, क्या बोल सकते हैं हम, एक न्यूक्लियर फिजन, दो टर्म है हम समझेंगे, न्यूक्लियर फिजन, और एक दूसरा टर्म है हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए अब फ्यूजन मतलब क्या, आप खुद नॉर्मल समझ सकते हैं। फ्यूजन मतलब क्या होता है, कोई चीज का मिलना। फ्यूज मतलब हम बोलते हैं कोई मैटर, दो सब्सटेंस को फ्यूज करना, मतलब उन दोनों को आपस में जोड़ना। और फिशन मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को पढ़ते हैं दो पार्ट में, फिजन के और फ्यूजन के बारे में। अब देखिए कोई भी एनर्जी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो जब हम मेजर के लिए हम कोई यूनिट देते हैं, जैसे जूल बोलते हैं, किलो जूल बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी को जब हमें मेजर करना हो तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होती है तो हम क्या यूज करते हैं, MEV, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसकी क्वांटिटी है, क्या, एनर्जी को मेजर करने के लिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। क्या है, ये इसकी वैल्यू है, किसकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इतनी वैल्यू, जूल इतनी इसकी वैल्यू है। अब देखिए हमने इसको कैसे मेजर करना है ये भी समझ लिया। अब हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को इंडिविजुअली समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फिजन और फ्यूजन होता कैसे है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब आज के वक्त में हम जितने भी एनर्जी हैं, ये एनर्जी का गुड सोर्स है। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है, जिसको हम अपने डे टू डे वर्ल्ड, जो वहाँ एनर्जी की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, फिजन तो हम पढ़ेंगे, पर कुछ चीज़ हम समझते हैं। फिजन में क्या होगा, देखिए मैंने बता दिया, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बोलते हैं कोई भी एटम के या कोई भी मैटर में जो प्रेजेंट है, क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फिजन में मैंने क्या बताया कि कोई भी हम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई लेंगे। क्या लेंगे, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल और स्टेबल में क्या फर्क है, एनर्जी लेवल्स देखते हैं हम कि जो, देखिए कोई भी सिस्टम इस इन्वायरमेंट में अपने आप को लोअर एनर्जी में रखने की कोशिश करेगी, तो जो अनस्टेबल होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबल में आने की कोशिश करेगा। तो हम अनस्टेबल चीज को स्टेबल में ला सकते हैं, और जो चीज पहले से स्टेबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, या हम उसमें कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जब न्यूक्लियर फिजन की हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, दो और दो से ज्यादा, किसमें, लाइट न्यूक्लियाई, या हो सकता है एक हायर हो और एक लाइट न्यूक्लियाई हो। अब ये क्या होता है, हम इसको एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इसमें होगा क्या, न्यूक्लियर फिजन में, देखिए फिजन मतलब क्या होगा, तोड़ना। तो आपको एक माइंड में चीज रखना है कि फिजन में हमें क्या चाहिए, एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम स्प्लिटिंग करते हैं कोई भी एक अनस्टेबल जो है न्यूक्लियस को, कोई भी एक न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है ऑफ हेवी एटम। मतलब जो उसका हेवी मतलब क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका यूरेनियम है, इसका जो 92 और 235, देखिए आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। तो ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर नीचे वाला, और जो ऊपर है 235 वो क्या है, मास नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, एक अनस्टेबल, ये क्या है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, कोई भी एटम, हैवी एटम, देखिए इसका क्या है, मास नंबर, और ये क्या है, 92, ये बहुत ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, इस अनस्टेबल को मैं स्प्लिट करूंगा, पर स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई भी एटम में होगा जो न्यूक्लियस में होता है, जिसका जो मास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, और इसके पास कुछ मास होता है जो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मैंने आपको बता दिया। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ऐसे एन से, एक न्यूट्रॉन लाऊंगा मैं, एक न्यूट्रॉन, और उस न्यूट्रॉन को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा किससे, यूरेनियम से, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन। तो मैं इसको बोल सकता हूं न्यूक्लियर फिजन। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो हमें क्या मिलेंगे, दो क्या मिलेंगे, न्यूक्लियाई मिलेंगे। मान लीजिए एक का नाम है बेरियम और एक का नाम क्या है, क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन हमें मिलेंगे। अब देखिए बेरियम 139 और ये होता है 94, ये 56 और ये है 36। अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर आप केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली ये प्रोसीजर में होता क्या है। तो आप इसको गौर से एक बार देख लीजिए। तो देखिए ये होगा, एक डेफिनेशन भी हम ऐसा बनाएंगे, ये ऐसा फिनोमिना है जहां पर एक हम क्या, स्प्लिटिंग होगा, किसका, एक हैवी एटम का, क्या, हैवी एटम का स्प्लिटिंग होगा, किसके, जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे, एक रिएक्शन, लो एनर्जी न्यूट्रॉन जब इसमें बॉम्बार्ड करेंगे, बॉम्बार्ड मतलब डालना या इसमें हिट करना, तो इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे, जहां पर दो न्यूक्लियाई जो मिलेंगे हमें, दो एटम जो न्यूक्लियाई मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट किसके, एटम के, जैसे बेरियम हो गया और क्रिप्टॉन हमें मिलेगा, और इसके साथ हमें यहां पर क्या मिलेगा, 3 न्यूट्रॉन इसमें रिलीज होंगे। क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन प्लस Q, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को ही हम यूज करेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी, मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम इनटू 2 मीडियम वेट न्यूक्लियाई विथ लिबरेशन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन फिर से आपको समझा देता हूं।
हमने क्या किया, फिनोमिना है स्प्लिटिंग ऑफ एन हेवी एटम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई विथ एन लो एनर्जी न्यूट्रॉन इनटू टू मीडियम, क्या बोल सकते हैं, मीडियम न्यूक्लियाई, क्या बोल सकते हैं, टू मीडियम वेट न्यूक्लियाई में हमने स्प्लिट किया विथ प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो किसमें होगी, MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। आप एक बार नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसको मैं डायग्राम से दिखा देता हूं कि मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, कोई भी मान लीजिए न्यूक्लियस है हैवी एटम का। इस पे मैं क्या करूंगा, न्यूट्रॉन को हिट कराता हूं, न्यूट्रॉन को। अब ये न्यूट्रॉन में हमें क्या मिलेंगे, दो न्यूक्लियस मिलेंगे, टू न्यूक्लियाई मिलेंगे। एक क्या है हैवी और एक क्या है थोड़ा लाइट, मतलब दोनों मीडियम ही है, बट ये एक का क्या है मास नंबर ज्यादा और एक का क्या है कम है। तो हमें दो फ्यूजन पार्टिकल मिलेंगे, फ्यूजन पार्टिकल मिलेंगे, कौन कौन, बेरियम और क्रिप्टॉन। और साथ में हमें क्या मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन, ये विथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या है हमारा रिलीज होगा। तो हम बोल सकते हैं एक हैवी न्यूक्लियस होगा और एक क्या होगा, लाइट न्यूक्लियस, दोनों में कंपैरिजन में। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन तो हमने बोल दिया, पर इससे हम क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा पहले क्या था, जब हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, न्यूक्लियर बम जो गिराए गए थे, तो पहले जो था इस एनर्जी को हम कहाँ यूज कर रहे थे, डिवास्टेशन के लिए, मतलब वॉर के लिए हमने इसको यूज कर लिया। पर कुछ देर बाद, कुछ समय बीतने के बाद जब हमें समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को हम किसी भी वॉर में यूज ना करें और जितने भी न्यूक्लियर वेपन हम उसको क्या करें, रिडक्शन करें, और हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियर एनर्जी को एक अच्छे वे में पावर के या एनर्जी सोर्स के लिए यूज करेंगे। तो हम इसको किस में यूज करने लगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो क्या वर्ड आ गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, जहां पर हम एक रिएक्टर बनाएंगे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, और हम वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, हमने रिएक्शन तो समझ लिया, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और क्या होगा जब जैसे ही हम इसको लो एनर्जी या न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं तो क्या होता है, ये स्प्लिटिंग हुआ, ये सब प्रोड्यूस हुआ। अब क्या है, देखिए, एक बार ये रिएक्शन इनिशिएट हो गया तो हम इसको एक वर्ड समझने की कोशिश करेंगे, चेन रिएक्शन। तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब मैं क्या करता हूं, इसको रब करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता क्या है। देखिए, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होगा, आप सबको नोट करते चलिएगा। अब देखिए, मैंने क्या बोला, 3 न्यूट्रॉन इसमें से रिलीज होंगे। अब देखिए क्या होगा, ये 3 न्यूट्रॉन तो रिलीज हो गए। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहां पर क्या होगा कि जो भी पार्टिकल जिसने इनिशिएट किया है, देखिए न्यूट्रॉन जब हम डालते हैं तब ये एनर्जी क्या हुआ, रिएक्शन इनिशिएट हुआ, और वही जिसने रिएक्शन को इनिशिएट किया है जब वो प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलते हैं। और ये क्या करता है कि ये रिएक्शन को फर्दर इनहैंस करता है। मतलब कि देखिए, हमें क्या चाहिए था, न्यूट्रॉन किसी भी एनर्जी को स्टार्ट कराने के लिए, इसको रिएक्शन को रिस्टार्ट करने के लिए। अब ये 3 जो न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए, अब ये हो गया 3 न्यूट्रॉन हो गए। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है इसके आगे मैं बना रहा हूं, देखिए मैंने बताया कि ये 3 न्यूट्रॉन यहां से हमारे पास आए। अब क्या करेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से किस पे बॉम्बार्ड करेंगे, यूरेनियम में, फिर से यूरेनियम के एटम में ये करेंगे। ये देखिए यू मैं लिख देता हूं, यूरेनियम। और फिर यहां से क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 और ये 3। मतलब ये होगा कि फिर से ये न्यूट्रॉन जो 3 है, 3 न्यूट्रॉन फिर से क्या करेंगे, जो यूरेनियम है उसको हिट करेंगे और ये फिर क्या बनाएंगे, 3 न्यूट्रॉन। तो देखिए, ये 3 जो न्यूट्रॉन है, इन्होंने कितने न्यूट्रॉन को कवर कर दिया, 3 3 6 9। मतलब एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये 3 है, यहां 9 हो गया, फिर ये यूरेनियम से हिट करेगा 27, 3, फिर ये 9 हो गया, फिर 27।
मतलब ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते रहेंगे और ये रिएक्शन चलता रहेगा, और इस रिएक्शन जब चलता रहेगा और उसमें एनर्जी क्या है, क्यू क्या है, रिलीज होते रहेगी, तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यू रिलीज होते रहेगी। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, जहां पर जो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। और इसी अनकंट्रोल्ड, हम इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दिस अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को हम यूज कहां करते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम बम। एटम बम में हम क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं, एटम बम में यही होता है, जब हमने न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट किया अनकंट्रोल्ड, ये रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा और हमारी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते रहेगी, हम इसको बोलते हैं, इसी को यूज करते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को हम बोलते हैं एटम बम में हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझा इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजन से हमारा काम हो गया। अब हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, अब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 10th लेवल तक के लिए मैंने आपको जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है उसको मैंने बता दिया डायग्राम के साथ। अब हम जो पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे। तो जो सन में रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, देखिए मैं लिख देता हूं, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में क्या फर्क है, मैंने बताया फिजन में हम एक हैवी एटम जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसको न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, पर इस केस में देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर हम केवल यूरेनियम का यूज करेंगे? नहीं, हम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब का यूज कर सकते हैं। यूरेनियम जैसे इंडिया में कहां पाया जाता है, एक जो माइंस है बिहार में, वहां पर हम क्या करते हैं, उस माइन से हम यूरेनियम को निकालते हैं। पर इंडिया में यूरेनियम का स्कैर्सिटी है, वहां पर हमें क्या मिलता है, इंडिया में थोरियम मिलता है। तो हमें जो यूरेनियम पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी जगह हमें क्या बनाना पड़ेगा, थोरियम। हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन मैंने बताया दो चीज को मिलाना, फ्यूज करना, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन में हम क्या करेंगे, दो लाइट न्यूक्लियाई लेंगे। क्या लेंगे, दो लाइट न्यूक्लियाई लेंगे और उस न्यूक्लियाई का हम रिएक्शन कराएंगे और उस रिएक्शन से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। बट आप बताइए कोई दो चीज को फ्यूज करना है तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगा। देखिए हमें जो दो चीज को, एटम को या उसके न्यूक्लियस को फ्यूज कराना है, फ्यूज होंगे दो, तो फ्यूज होने के लिए हमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी को हम कहां से ला सकते हैं, जो हमने पहले क्या पढ़ा, न्यूक्लियर फिजन। तो अब देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया जब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, चेन रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एटम बम। हम उसको एटम बम के लिए यूज करते हैं। अब हमें उसको कंट्रोल करना है। तो मान लीजिए कंट्रोल में क्या हो रहा था, ये 3 न्यूट्रॉन थे, फिर ये सबसे इंडिविजुअली फिर यूरेनियम से हिट किए, फिर ये 3 बन रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन को हम कुछ मॉडरेटर यूज करेंगे। मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन द रिएक्शन। मतलब कि जब हम पहले क्या कर रहे हैं कि हम रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो हम इसको स्टॉप कर ही नहीं पाएंगे, एक बार स्टार्ट हो गया। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए अनकंट्रोल्ड से हम क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर। क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर टू स्लो डाउन द चैन रिएक्शन। और जो मॉडरेटर यूज करते हैं वो क्या होते हैं, D2O, हैवी वाटर। हैवी वाटर को हम यूज करते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं डिफरेंट, इसको हम क्या कर सके, या तो इनके स्पीड को इतना कम कर दें कि ये क्या करे, आगे रिएक्शन ना कर पाए, इसकी स्पीड को रिड्यूस कर दें, या इसको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, इसको एब्जॉर्ब कर, ताकि ये चैन रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे। तो हम जब कंट्रोल्ड वे में इसको यूज करेंगे तो हम इसको कहां यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इसको यूज करेंगे। और ये डीटीएम की जगह हम कैडमियम रॉड भी यूज कर सकते हैं, इसको अरेस्टर बोलते हैं, जो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि रिएक्शन स्लो हो जाए। और ये जो आगे है, ये आगे फर्दर जो यूरेनियम है उससे रिएक्ट ना कर पाए, रिएक्शन बंद हो जाए। जहां तक हमें चाहिए हम क्या करेंगे, इसको इनिशिएट कराएंगे। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको अनकंट्रोल्ड से हम इसको कंट्रोल्ड कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें क्या देखना है कि ये कैसे होता है। हम इसको डेफिनेशन निकालता हूं, इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और फ्यूजिंग ऑफ 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ मोर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, फ्यूजन में जो अनस्टेबल हैवी एटम है उसको हम क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे स्टेबल में। अब इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे हम कि जो
टू लाइट न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल है, उसको हम फ्यूज करेंगे, रिएक्ट करेंगे और हम क्या बनाएंगे, हैवी एटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैवी स्टेबल न्यूक्लियस बनाएंगे विथ लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपने आइसोटोप पढ़ा होगा। ऐसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप आपने पढ़ा होगा 1112H13। तो देखिए ये क्या होता है आपका, मैंने बताया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम, ट्राइटोन और ट्राइट्रियम बोलते हैं, ठीक है, इसको नाम है ड्यूट्रॉन्स, ट्राइट्रियम या ट्राइटोन बोलते हैं, और ये हाइड्रोजन हो गया। ये तीन क्या है इसके, आइसोटोप। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम क्या करते हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई को मिक्स करेंगे, फ्यूज करेंगे और क्या करेंगे, एक हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेंगे विथ इनॉर्मस लिबरेशन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी हीट बोल सकते हैं। उसको किससे मेजर करेंगे, MEV। तो देखिए अब हम समझते हैं किसके बारे में, इस रिएक्शन को हम करते हैं कैसे। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन में होगा क्या। मान लीजिए दो क्या है, हमने हाइड्रोजन के ले लिए। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, हम एक रिएक्शन से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये टू ड्यूट्रॉन ले लिया, ड्यूट्रॉन को मैंने दो ले लिया। अब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, उस रिएक्शन के बाद क्या होगा, मैं देखूंगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो दो तीन रिएक्शन देखिए, जब हम दोनों को फ्यूज कराएंगे तो क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट है, हम तीन रिएक्शन देखेंगे जहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। तो एक बार हम क्या देखेंगे, हमें क्या मिल रहा है, हीलियम, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, एक न्यूट्रॉन मिल रहा है, ठीक, और हमें 3.27 MeV मतलब इतनी एनर्जी हमें रिलीज हो रही है। कितना, ये पहला रिएक्शन। अब देखिए दूसरा रिएक्शन करते हैं, H, जो हम क्या करेंगे, तीन रिएक्शन लिखेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा H12। अब देखिए जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें इस बार क्या मिलेगा, ट्राइटोन बोल सकते हैं, H13 मिलेगा। और क्या मिल सकता है हमें, H11 और प्लस 4.07 करके MeV। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यों एनर्जी लिबरेट हो रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, ये दोनों के प्रोबेबिलिटी हैं, मतलब हमें नहीं पता कि जब हम H, देखिए दोनों ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो देखिए क्या है, ये लाइटर न्यूक्लियाई को हम रिएक्ट करके क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे हैवी होगा। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है, या तो ये हो सकता है कि ये हीलियम बना दे, या तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है कि इसमें क्या रिलीज हो जाए, ये ट्राइटोन बन जाए या ट्राइट्रियम बन जाए, और यहां पर एक H11 जो हाइड्रोजन लिबरेट हो। और देखिए ये इनॉर्मस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, ये आपकी लिबरेट होगी। तो ये फ्यूजन में क्या होता है कि देखिए फ्यूजन और फिजन में क्या फर्क है बता देता हूं। जो फिजन होता है वहां पर जो आपके एनर्जी लिबरेट हो रही है वो क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, फिजन के कंपैरिजन में। और जो इसका जो एलिमेंट, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी कम दिखेगी। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बार बार यूज करेंगे, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक फिजिकल फिनोमिना है जहां पर क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस जो है एक एनर्जी क्या करता है, लिबरेट और एमिट करता रहता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो कोई भी ऐसा एटम या कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जो क्या करे, कंटिन्यूअस क्या करे, उसका जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी लिबरेट करता रहे, और उस एनर्जी और रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे, रेडियो, उस फिजिकल प्रोसेस ऑफ फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो फ्यूजन में जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या होता है, कम होती है, एनर्जी जो है वो हीट जो है लिबरेशन बहुत ज्यादा होगा। बट फ्यूजन में क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हम उसको पढ़ेंगे कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, पहले हम इसको समझ सकते हैं। ये हो गया रिएक्शन, और एक हम रिएक्शन, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या है, रिएक्शन। मैंने आपको, आप देखिए जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आप इजीली क्या समझ सकते हैं कि डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये फिनोमिना है जहां पर हम क्या करते हैं, जॉइनिंग और फ्यूजिंग ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई को, ताकि हम एक स्टेबल और क्या लगे न्यूक्लियस जो विथ हैवी, जो हैवी न्यूक्लियस हम बना सके विथ लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एक रिएक्शन हम और देख सकते हैं, एक रिएक्शन आप यहां और लिख सकते हैं,
कि जब H11 और H1, देखिए इसको जब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक हम 2 ले रहे थे, ड्यूट्रॉन ले रहे थे, अब हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका H12 ड्यूट्रॉन लिख ले, प्लस हमारा क्या लिख सकता है, एक पॉजिट्रॉन लिख लेगा। क्या लिख लेगा, एक पॉजिट्रॉन, और एक क्या लिख लेगा, न्यूट्रिनो लिख लेगा, प्लस हमारा क्या लिख लेगा, न्यूट्रिनो लिख लेगा, और एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लेगी। ये भी एक रिएक्शन हो सकता है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए रिएक्शन लिख रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर मैं ये बोल दूं कि ये रिएक्शन हो जाते हैं, ये इसका डेफिनेशन लिखा दूं, तो आपके लिए वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एनर्जी होता है और क्या कैसे रिएक्शन होता है। इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल होती है। और देखिए हम ये पाएंगे कि डेल्टा एम मास डिफेक्ट, ठीक है, डेल एम क्या होता है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस इन द मास। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसका और जो प्रोड्यूस हुआ है हमारा प्रोडक्ट, मतलब ओरिजिनल और जो हमारा प्रोडक्ट जो फाइनल हुआ है, मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या होगा, हम देखेंगे मास में डिफरेंस होता है। मास में डिफरेंस क्यों होगा, देखिए मास जो होता है वो कहीं गया नहीं है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो ड्यू टू डिफरेंस जो मास होगा वो कम हो जाएगा, और जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में। तो आइंस्टाइन ने एक एनर्जी और मास का रिलेशन दिया था, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है ये। इसी को हम क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर जितने भी हम बॉम्ब या जो सब बनाते हैं उस वेपन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आप समझिए, देखिए क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो है इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या होता है, डेल एम मास डिफरेंस, और ये क्या होता है, ये सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डेल्टा एम जो है कि मास का डिफरेंस कितना है। तो ये रिलेशन हमने किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने दिया था, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो गया। हम जो देखेंगे सोलर जो सन है वहां पर भी क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम फिजन की जगह हम फ्यूजन ही यूज कर लेते हैं, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, इसको भी कंट्रोल कराना। और दूसरा बात, मैंने क्या बोला, जब दो इसको हम फ्यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी, इन दोनों को फ्यूज करने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या होगी, हम इसको 10 × 10⁷ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, जो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है हमें क्या करने के लिए, रीच करने के लिए। रीच कर सकते हैं बट वो बहुत ही डिफिकल्ट है, हर जगह इतना टेम्परेचर लाना और फिर रिएक्शन को कंटिन्यू करना वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाते हैं, नॉट फ्यूजन। हम रिसर्च कर रहे हैं कि जहां हम कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का भी क्या कर सके, यूज कर सके। अब देखिए इसी से मिलता जुलता हमने एटम बम पढ़ लिया, हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट है। तो आपकी बुक में भी लिखा, मैं आपको समझाता हूं हाइड्रोजन बम में क्या होता है। देखिए अब जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम मैंने बताया ये किस पे काम करेगा, ये काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो मैंने बोला सर फ्यूजन के लिए तो आपको बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्यूजन में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या काम करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या करते हैं, पहले हम एक रिएक्शन कराएंगे। क्या रिएक्शन कराएंगे, एक मान लीजिए हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया और उससे क्या होगा, तुरंत ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हम सबसे पहले क्या कराएंगे, इस फ्यूजन को पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे। पहले हम क्या कराएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में यूरेनियम का जब न्यूट्रॉन के साथ हम हिट कराएंगे तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी को हम कहां पास करेंगे, कोर ऑफ एटम, जहां पर क्या हो, दो लाइटर हाइड्रोजन के क्या हो, आइसोटोप्स हो। H जो हम लिख सकते हैं यहां पर, जो मैंने पहले रिएक्शन लिखा था H122 H12, मतलब ये दोनों को हम क्या करेंगे, इसका जो हीट है इसको ट्रांसफर करेंगे, और जब ये हीट इसको मिलेगी तो ये क्या करेगा, कंबाइंड होगा और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और डिवास्टेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इसमें इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम क्या देख सकते हैं, जब हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो हम यही करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करेंगे ताकि हम इनिशियल जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर लाके अब इसको हम रिएक्शन करा सके, और हमारा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम इस बेसिस पे काम करता है। तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन सब समझ लिया, एटम बम, हाइड्रोजन बम, चेन रिएक्शन, ये सब क्या होता है। पर देखिए प्रॉब्लम इससे क्या है, हम जो इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, मैंने बताया एनर्जी डिमांड को यूज करना है बढ़ाने के लिए। शुरुआत में हमने इसको बहुत गलत तरीके से यूज किया, डिवास्टेशन पर्पस के लिए।
तो बहुत सारी टीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन टीटी, जहां पर कंट्री बोलती है कि हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियर बम का जो जितना भी है उसको हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कोई भी डिटरेंस ना हो सके। बट देखिए वो सब टॉपिक अलग है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंस और डिसएडवांटेजेस क्या है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एनर्जी तो है, देखिए आप इतने सारे फॉसिल फ्यूल्स बंद करेंगे, मान लीजिए आपके पास यूरेनियम है, पहला तो डिसएडवांटेज क्या है, यूरेनियम क्या है, लिमिटेड अमाउंट में यूरेनियम है, कुछ कुछ कंट्री के पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है। जैसे ईरान का देखेंगे, हम क्या करते हैं, यूरेनियम का इनरिचमेंट करते हैं कि यूरेनियम को दोबारा से हम इसको यूज करें, जो यूरेनियम फ्यूल यूज हो चुका है उसको हम इनरिचमेंट करते हैं और फिर यूज करते हैं एज अ फ्यूल। तो इनरिचमेंट का काम कौन करता है, ईरान कर रहा था। ईरान ने यही किया कि इनरिचमेंट प्रोसेस को वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और यूरेनियम को इलीगली उस वैसे कंट्री को दे रहा था जो क्या करे, न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो अलग टॉपिक पर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होगा, यूरेनियम लिमिटेड है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके डिसएडवांटेज, न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा हूं। हम फिजन क्यों, क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। एनर्जी लीक होने का, अगर मान लीजिए ये लीक हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारा डिवास्टेशन हो जाएगा। लोग रेडिएशन से, रेडियो एक्टिव मतलब फ्यूजन में ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिविटी के कारण अगर हम इनहेल करेंगे तो लाइफ, रिस्पिरेटरी डिसीजेज, कैंसर, ये सब बीमारी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसलिए जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं तो एकदम थिक वॉल बनाते हैं, कॉन्क्रीट वॉल, कि कुछ अगर लीक भी हो रहा है रिएक्शन न्यूट्रॉन, तो उसको क्या कर सके, हम एब्जॉर्ब कर सके। तो फिर से आपको न्यूक्लियर फ्यूजन जब आप लिखेंगे, आप हेडिंग डाल सकते हैं अपने कॉपी में, लिखिएगा। एडवांटेज क्या है कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विथ हर कॉस्ट, लेस कॉस्ट, ठीक। और ये क्या है कि ज्यादा एनर्जी विदाउट एनी पॉल्यूशन, मतलब ऐसे स्मोक और डस्ट के फॉर्म में पॉल्यूशन नहीं होता। डिसएडवांटेज, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट दूसरा है। और क्या होगा कि जो बंदे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम इस देखिए प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, जो पर्सन इसमें वर्क कर रहे हैं रिएक्टर में, उनको स्पेशल क्लॉथ दिया जाता है कि कोई एब्जॉर्प्शन ना हो कोई भी पार्टिकल का। क्यों, देखिए हमारे बॉडी में होते हैं सेल्स, सेल्स में जब ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन रिलीज होते हैं, और ये रेडिएशन जब सेल्स में पढ़ेंगे तो इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगे, और डैमेज करने के कारण कैंसर हो सकता है और बहुत सारी बॉडी में बीमारी भी हो सकती है। तो इसके क्या है, फ्यूजन की बात बता रहा हूं, थर्मल पावर प्लांट की, इसलिए मैंने बताया डेंजर है, लीक हो सकता है। तो लीक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट वॉल बनाते हैं। दूसरा डिपोजिशन, मतलब जो वेस्ट है, जो यूज कर चुके हैं हम फ्यूल को, यूरेनियम को, या हमें कुछ वेस्ट को डिस्पोज करना है, तो हम क्या करते हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, हम उसको ऐसे ही कहीं डिस्पोज करेंगे तो रेडिएशन से और हार्मफुल हो सकता है। तो हम इसके क्या सॉल्यूशन लाते हैं, जो माइंस, डीप माइन बंद हो चुकी है वहां पर हम इसको डंप करते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी क्या है, एक बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज है कि हम जो इससे वेस्ट हो रहा है उसको हम कहां रखेंगे। तो मैंने उसका एक बता दिया क्या कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जो वर्कर्स हैं उनको हम क्लॉथ देते हैं, लीक ना हो इसलिए थिक वॉल रखते हैं। पर आप देखेंगे बहुत सारी जगह, जापान में भी ऐसी लीक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जहां ह्यूमन एरर हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। फ्यूजन मैंने बता दिया कि कुछ कंट्रीज अलायंस बना के, जिसमें इंडिया भी है, वो एक जैसे सोलर होता है ना, सन, आर्टिफिशियल सन के बारे में स्टडी करें, जहां वो रिएक्शन करा के न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करे और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सके। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं देख लेता हूं कुछ आप पे टॉपिक छूट गए हो तो नहीं, ये सब टॉपिक हो चुका है। हार्मफुल मैंने इफेक्ट बता दिया कि डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट प्रॉब्लम है, लीकेज हो सकता है, जो इनरिचमेंट करना होता है। अब मैंने कैसे उसको, क्या हम इसके अल्टरनेटिव मेथड लिए कि थिक वॉल, ये सब बता दिया। अब देखिए हमने जो भी एनर्जी पढ़ा उसमें इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। मैं आपको जो बुक में लिखा उसको बता देता हूं। जब हम फॉसिल फ्यूल का बर्न करते हैं तो क्या होता है, स्मोक और पॉल्यूशन होता है फॉसिल फ्यूल से। दूसरा क्या हो सकता है कि जब हम डैम बना रहे हैं, डैम के बारे में पढ़ा, हाइड्रो पावर प्लांट, तो डैम से क्या मरीन लाइफ इफेक्ट होगा और फ्लड के भी चांस हो सकते हैं, जब बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में होगा पानी छोड़ेंगे। और क्या होता है, रिहैबिलिटेशन, जब वो डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो जो वहां पर लोकल ट्राइब से जो बंदे हैं, जो वहां पर पर्सन रहते हैं लिविंग, उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट के साथ उन्हें रिहैबिलिटेशन, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें कहीं दूसरी जगह लैंड देगी और उन्हें बोलेगी आप यहां रहिए, होम बनाएगी। पर ऐसा इंडिया में जनरली होता नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा हम बात करते हैं कौन सी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। उसके लिए हम क्या, साइट्स चाहिए। अब हम वहां डिग करेंगे, वो साइट्स को निकालेंगे, तो ये बहुत सारी चीजें क्या है, अफेक्ट होंगी। विंड मिल बात कर लीजिए, विंड मिल से क्या दिक्कत है, नॉइज होगा। और जो माइग्रेटरी बर्ड है, जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो हो सकता है कुछ बर्ड उससे टकरा जाए विंड मिल से, तो उससे भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए जो मरीन लाइफ में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं,
टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी। तो ये सब क्या है, मरीन लाइफ को एक तरीके से वो भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। और देखिए जब हम बायोमास की बात करेंगे, वुड वुड ये सब यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो ये सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी एनर्जी हमने अभी तक पढ़ा। अब देखिए कितने समय तक ये एनर्जी रहेगा। जैसे जियोथर्मल एनर्जी मैंने क्या बताया, इनएग्जॉस्टेबल, जब तक ये चल रहा है नेचर तब तक रहेगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, जब तक नेचर है तब तक ये क्या करेगा, चलता रहेगा। फॉसिल फ्यूल्स, कोल हम बोल सकते हैं कि 200 साल तक के लिए हमारे पास है आज से। हम ये बोलते हैं पेट्रोलियम हम 60 ईयर्स तक ही यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स यूज करिए। जैसे मैंने बताया जियोथर्मल हो गया, सोलर एनर्जी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो लेस है। तो जब लेस होगा और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारे क्या होंगे, हमें अल्टरनेटिव मेथड निकालना पड़ता है। तो ये सब क्या है, हाउ लॉन्ग के बारे में है कि क्या क्या हम उसमें यूज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इनएग्जॉस्टेबल, कि यूरेनियम थोड़ा सा है उससे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। यूरेनियम लिमिटेड है, बट साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब का यूज करके और रेडियो एक्टिविटी जहां से हम रिएक्शन को कर सके वो भी हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, अपने चैप्टर का पूरा कंप्लीशन हो गया सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। अब मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसको सेशन लेंगे। क्या होता है कि कुछ पैराग्राफ दे देता है, उसमें से पूछता है क्वेश्चन, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि मान लीजिए जितने नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बन जाए। और ये हायर क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो हर एनर्जी का काम आएगा, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आप पढ़ते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू।